हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम नाम के वैज्ञानिक ने इस लॉ को दिया था इन 1785। उनके ऑनर में इस लॉ को कूलम्स लॉ कहा जाता है। उनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम और उनकी लाइफ स्पैन 1736 टू 1806। वो एक मिलिट्री इंजीनियर थे वेस्ट इंडीज़ में। 8-9 साल वेस्ट इंडीज़ में गुजारने के बाद उनका जो रुझान था वो फिर रिसर्च की तरफ आया और रिसर्च करने के बाद 1785 में उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये लॉ किस आधार पर दिया उन्होंने, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी मैटर के पास दो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहला मास और दूसरा चार्ज। सो मास की वजह से भी वो फोर्स लगाता है और चार्ज की वजह से भी वो फोर्स लगाता है। तो मास की वजह से जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो चार्ज की वजह से वो फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो जो फोर्स ये लगता है उस फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए, मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्वांटिफाई करने के लिए न्यूटन ने हमको एक फॉर्मूला दिया। और वो फॉर्मूला क्या था? दो मास हैं और दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है और दोनों का m1 m2 इनका मास है, तो न्यूटन ने बोला था कि जो ये फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और बोला था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब हम इन दोनों को इक्वेट करें तो m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि जब हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी को तो एक कोई कांस्टेंट आ जाता है। सो F इज इक्वल टू जी m1 m2 आर स्क्वायर। इसी को बेस बना के, इस ऑलमोस्ट बोला जाए तो इसको कॉपी करके कूलम ने एक लॉ दिया जिसको मतलब चार्ज की वजह से जब फोर्स लगे उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसकी क्वांटिटी तय करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो उसके लिए कूलम ने क्या किया, दो चार्ज रखा, बीच का डिस्टेंस r, यहाँ q2 q1। जैसा न्यूटन ने दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, सो यहाँ पे इनका चार्ज रखा था इन्होंने। सो इन्होंने बोला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस q1 q2, and F is inversely proportional to square of distance between them. So F is inversely proportional to 1 by r square। जैसा कि इन्होंने दिया था सेम कॉपी है। अब इन्होंने भी इक्वेट किया तो F is proportional to q1 q2 by r square, और इसको हटाने पे इनका जो कांस्टेंट इन्होंने लिखा ये k दिया, k q1 q2 by r square। इन्होंने जो दिया था ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इन्होंने दिया था ये k जिसको बोला गया कूलम्स कांस्टेंट। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? ये जो कांस्टेंट था इसको किसी भी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसको बोला जाता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी मीडियम कोई भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मीडियम से फर्क पड़ता था इस k को। तो जब कांस्टेंट फर्क करने लगा फोर्स के कैलकुलेशन में, तब जाके ये सोचा जाने लगा कि ये पूरी तरह कॉपी नहीं बोला जा सकता है। अभी तक हम लोग सोच रहे थे इसको डिटो कॉपी किया गया है, बट यहाँ पे आके हमारी कॉन्सेप्शन चेंज हो जाती है। इट्स नॉट ए कार्बन कॉपी, मतलब उन्होंने अपना एफर्ट लगाया था, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले दिया गया था, उसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बस किसी और ने कॉपी नहीं किया, इन्होंने ही कॉपी क्यों किया। और कॉपी अगर बोला भी जाए तो यहाँ पे आके इस बात को बोलना बिल्कुल गलत होगा कि कॉपी है, क्योंकि इससे फोर्स के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम कोई भी चेंज करो आप, बट इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू चेंज द मीडियम। सो नाउ वी आर इन द पोजिशन ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट फॉर कूलम्स लॉ। सो फर्स्ट आई विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, देन वी विल मूव अहेड। So that's the statement I have written over here. According to Coulomb, the magnitude of electrostatic force between two charges is directly proportional to the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. अगर हम इसको हिंदी में समझें तो कूलम के अनुसार
दो चार्जों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आकर्षण वाला भी हो सकता है और प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। सो दो चार्जों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो फर्स्ट आप लोग इसको नोट करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो ये दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2। सो दोनों एक दूसरे को मैंने प्लस, दोनों को प्लस लिया है, यानी रिपेल होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। सो Q1 यहाँ पे करेगा रिपेल इसको और Q2 यहाँ पे करेगा। Q1 इसको Q2 को यहाँ भी रिपेल कर सकता था, यहाँ भी रिपेल कर सकता था, यहाँ भी रिपेल कर सकता था Q1 को, और यहाँ भी रिपेल कर सकता था, लेकिन वहां पे क्यों नहीं हुआ, सिर्फ इसी लाइन के अलोंग क्यों हुआ? क्योंकि कूलम ने, जैसे न्यूटन ने बताया था, ये लाइन ज्वाइनिंग देम, मतलब जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी उसी लाइन के अलोंग ये रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये M1 M2 को अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन के अलोंग, और M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन के अलोंग, कहीं और अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये भी इसको कहीं और नहीं फेंक सकता है, इसी लाइन के अलोंग ही इसको रिपेल कर सकता है। सो ये भी कूलम ने बताया, जैसा कि न्यूटन ने बताया था, ये भी एक तरह से कॉपी था, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन कभी भी लाइन ज्वाइनिंग जो होगा उसी के अलोंग होगा। सो Q1 and Q2 are two charges and R is the separation between them. So as per the statement of Coulomb, force is directly proportional to the product of both the charges Q1 Q2, यानी F समानुपाती है Q1 Q2 के गुणनफल के, और F is inversely proportional to square of distance between them, यानी F is inversely proportional to R square। सो अब अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और जब हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी को, सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये रहा आपका कूलम्स लॉ। सो दिस K वेयर K इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट, और ये K मीडियम पे डिपेंड करता है। वहां पे G था, वो मीडियम से कोई मतलब नहीं होता था, उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, बट ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? मीडियम के परमिटिविटी पे। परमिटिविटी क्या होती है उसको पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। परमिटिविटी, so the definition I have written over here, permittivity, it is the characteristic of the medium between two charges which affects the force between them and it is denoted by epsilon। यानी विद्युतशीलता या परावैद्युतता इसको हिंदी में बोलते हैं। विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये इसको हम लोग ई नहीं पढ़ेंगे, एप्सिलॉन पढ़ेंगे। एप्सिलॉन लिखा कैसे जाता है, एस के बाद आई रहता है, एप्सिलॉन, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे हम लोग। सो परमिटिविटी, परमिटिविटी में परमिट शब्द आया है। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, बट यहाँ पे ये क्या करेगा, ये दो चार्जेज हैं, अगर Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो अगर मैंने मीडियम इनके बीच में ये मीडियम रख दिया ये, और यहाँ से ये 100 न्यूटन का फोर्स जा रहा है, यहाँ पे 10 ही पहुंचता है। 90 क्या किया इसने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे 10 ही पहुंचता है, तो इसको बोलेंगे इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी, 90। अब हमने एक दूसरा मीडियम रखा, इसके बीच में दूसरा मीडियम रख दिया, अब यहाँ से 100 न्यूटन जा रहा है, यहाँ से इसने 100 न्यूटन भेजा, बट यहाँ पे इसको सिर्फ 30 मिला, 30। सो 70 क्या हुआ, 70 इसने ऑब्जर्व कर लिया। तो परमिटिविटी इसकी 30 नहीं हुई, 70 जो इसने ऑब्जर्व कर लिया। यानी इफेक्ट कैसे करेगा, ये दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को रिड्यूस कर देगा, बट इसके नाम में तो है परमिटिविटी, मतलब ये अपने फील्ड को अलाउ करता है, अपने फील्ड को परमिट करता है इनके बीच लगने वाले फोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, इनके बीच लगने वाले फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए।
सो परमिटिविटी को न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे सेट करेंगे हम लोग, उसको देखते हैं। सो जो ये Q1 है, Q1 अपने आसपास ये हर तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, हर तरफ। सो जो ये पूरा फील्ड क्रिएट करेगा, इसके चारों तरफ का जो एंगल होगा वो होगा 4 पाई। सो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ये इसको रिपेल कर सकता है Q2 को, ये सिर्फ इसी लाइन के अलोंग कर सकता है। इसने अपने चारों तरफ लाइंस निकाली हैं, चारों तरफ, लेकिन इसके चारों तरफ के लाइंस 4 पाई है। पूरा एंगल कितना हुआ 4 पाई, और इसका इफेक्ट कितना आएगा इस पे, सिर्फ एक लाइन का। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई, यानी ये टोटल 4 पाई और इसके सिर्फ एक लाइन का इफेक्ट इस पे आएगा, यानी 1/4 पाई। हमारा फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हम K को परमिटिविटी के टर्म में लिंक करते हैं। सो K इज इक्वल टू 1/4 पाई कैसे आया आपको समझाया मैं। ये जो अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगा, इसको पूरा का अगर एंगल हम देखें तो 4 पाई, और इसका इफेक्ट सिर्फ एक लाइन पे आएगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सो इसका इफेक्ट सिर्फ एक लाइन पे, सो 1/4 पाई। और अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम, यानी परमिटिविटी क्या करता है, फोर्स को कम कर देता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये यहाँ पे नीचे आ गया एप्सिलॉन। सो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम मीडियम कंसीडर करें तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो ये फॉर्मूला अपना होता है, ये अपना जो ये वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर हम लोग फ्री स्पेस के लिए लें तो यहाँ पे O लगा देते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो इस K की वैल्यू कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10⁹। ये इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, आपको हमेशा याद रखना है, कहीं भी आए 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो K की वैल्यू डायरेक्ट लिखना है 9 इंटू 10⁹। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यूनिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। सो K की हमको यूनिट चाहिए, K की, K को यही रहने देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, F आर स्क्वायर बाय Q1 Q2 इज इक्वल टू K। सो फोर्स का न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम, सो कूलम स्क्वायर। सो इसका यूनिट क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। सो K की वैल्यू हमेशा याद रखना है, जो फ्री स्पेस के लिए होगी वो कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट कैसे आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F आर स्क्वायर बाई, इसको नीचे उतारा Q1 Q2 और K यही रहा। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और आर स्क्वायर के बदले मैंने मीटर स्क्वायर लिख लिया, और कूलम इंटू कूलम, सो कूलम स्क्वायर। सो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं ये वैल्यू कहाँ से आता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम लोग आगे चलेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में तो ये फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा, C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे μ0 क्या है, परमियाबिलिटी, और μ0 की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कितना होता है, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम दोनों को स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे C स्क्वायर, यहाँ पे 1/ε0 μ0। सो इसी को मैंने एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लिया है, तो μ0 इंटू C स्क्वायर। सो वैल्यूज रख दें आप, जो μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और
सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो आपको ये वैल्यू मिलने वाला है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका यूनिट सी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम लोग फैराड पर मीटर। सो फैराड पर मीटर कैसे आता है, पहले ये दिखाता हूं मैं, ये कैसे यूनिट आया। जो मेरा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो ये इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा 1/4π का, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया। सो Q1 Q2 बाय F नीचे आएगा F आर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट न्यूटन, और आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट आपका निकला एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की ये यूनिट है। इसी को हम लोग फैराडे पर मीटर भी बोलते हैं, फैराडे या फैराड पर मीटर भी बोलते हैं। कैसे आता है मैं इसको दिखाता हूं अभी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का Q बाई V यानी आवेश बाई विभव। सो अब सबका अपना अपना, गिविंग ऑल देयर रेस्पेक्टिव यूनिट्स, सबको अपना अपना यूनिट हम दे देते हैं। सो C का यूनिट क्या होता है, धारिता का फैराड, और आवेश का मतलब चार्ज का कूलम, और V का विभव का जूल पर कूलम। अब ये कूलम ऊपर जाएगा, सो F इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर बाई जूल, ये कूलम ऊपर जाके कूलम स्क्वायर हो गया। सो F इज इक्वल टू, और जूल क्या होता है, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिख दीजिए न्यूटन मीटर, इसके जगह पे एक पॉइंट और लिखता हूँ, F इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो F इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर, ऊपर ले जाऊं तो न्यूटन पे, पर न्यूटन पर मीटर। सो अब क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ मीटर से डिवाइड करता हूं। सो फैराड पर मीटर, और 1 मीटर यहाँ पे आया मीटर, 1 मीटर यहाँ पे और 1 मीटर यहाँ, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं मीटर से। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये फैराड पर मीटर। सो जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा फैराड पर मीटर भी होती है, ये भी याद रखना है, इसको नोट कर लें। ये जो वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अगर हम 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रख दें तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ये SI में होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हमको इसको CGS में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और 1 कूलम में 3 इंटू 10⁹ ESU। सो हम क्या करते हैं, इस 9 इंटू 10⁹ को यहाँ रख देते हैं, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है 10⁵ डाइन। सो 1 न्यूटन के जगह पे हम लोग रख दिए 10⁵ डाइन, और मीटर स्क्वायर के जगह पे 10⁴ यानी 10⁻² का स्क्वायर। सो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और 3 इंटू 10⁹ का होल स्क्वायर ESU स्क्वायर, ESU में यानी आपका ये CGS का है। सो ये देखिए 3 इंटू 3, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻, ये 9, और इधर 3 इंटू 3 9 और 10⁻18। सो 9 एंड 9 18, सो ये कैंसिल। सो CGS में कितना होता है, K की वैल्यू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। सो ये SI में है और ये CGS में है, CGS में इसका वैल्यू K होता है। अब आते हैं हम लोग परमिटिविटी जो डिफरेंट मटेरियल्स की होती है वो सब पॉइंट में 6 इंटू 10⁻11, 4.7 इंटू समथिंग in the order of 10⁻11, 10⁻14. So to make your job easier, what we do, we define it in terms of relative permittivity. Relative permittivity में डिफाइन करने से क्या फायदे हैं,
अभी मैं समझाता हूँ। जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्री स्पेस के बीच दो चार्जों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, उसको हम लोग 1 मानते हैं। 1 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 एंड फोर्स इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस। तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड अब इसका उल्टा कर दीजिए, अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी किसी भी मीडियम की फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, तो किसी भी मीडियम का जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा कम होगा किसके, फ्री स्पेस में जो फोर्स की कैलकुलेशन होगी उससे। सो अभी मैंने दो चार्जों के बीच फ्री स्पेस में फोर्स कैलकुलेट किया, और फिर किसी दूसरे मीडियम में दो चार्जों के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, तो देखा कि जो फ्री स्पेस में मुझे कैलकुलेशन मिली थी उसके आधा हो गई दूसरे मीडियम में। तो हम क्या सोचेंगे, इसकी परमिटिविटी 2 है, सो इट्स नॉट परमिटिविटी, इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ वी आर कंपेयरिंग दैट फोर्स विद द फोर्स इन एयर। आप किसी तीसरे मीडियम में रखा दो चार्जों को और उनके बीच का फोर्स कैलकुलेट किया, तो 10 टाइम्स कम आया, 10 गुना कम आया। सो नाउ व्हाट विल थिंक दैट उस मीडियम की परमिटिविटी 10 है, एंड इट्स नॉट द परमिटिविटी, इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब हम फोर्स इन एयर से कंपेयर कर रहे हैं फोर्स इन मीडियम, और इस तरह करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि जो परमिटिविटी होती है, जैसे वाटर की ले लें फॉर एग्जाम्पल, 7 इंटू 10⁻⁻10 के टर्म का आएगा 10⁻⁻10। ग्लास का ले लो 10⁻11, इस तरह के ऑर्डर के आएंगे। सो वो याद करना बहुत टफ होता है, और जब हम रिलेटिव परमिटिविटी पे अपना न्यूमेरिकल वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो इसमें क्या आएगी वैल्यू, 4, 6, 10, 20 इस तरह। सो आसान हो जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, यानी जो भी एयर में, और आई शुड राइट फ्री स्पेस, एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस। सो जो फ्री स्पेस में हमारा फोर्स होगा उससे हम किसी और मीडियम में कर रहे हैं उसे कंपेयर करेंगे। सो ई आर, और फोर्स क्या होता है 1/4 पाई, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बाय फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो अगर आप डिवाइड करेंगे, सो 1/4 पाई से 1/4 पाई, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बचा क्या आपके पास, ई आर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट बाय 1/एप्सिलॉन m, पलट दीजिए। सो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ये यानी किसी भी मीडियम की ये फॉर्मूला है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। अब किसी भी मीडियम की हमको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए, सो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के कितने गुना, सो ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू। अब आते हैं हम ओरिजिनल फॉर्मूले पे, इसको नोट कीजिए। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन m, अगर फोर्स इन मीडियम हमको निकालना हो तो m, सो एप्सिलॉन m यहाँ पे आता, तो एप्सिलॉन m के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन e इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला बनता है। इसमें इस तरह क्यों आसान है, ये देखिए, क्योंकि हमको सिर्फ ई आर की वैल्यू मालूम है, तो इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, 9 इंटू 10⁻9 हमको मालूम है, सिर्फ हमको ई आर की वैल्यू मालूम है, काम हमारा आसान हो जाएगा। सो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो दैट्स द अल्टीमेट फॉर्मूला। आगे जब हम लोग और आगे जाएंगे तो जो ये ई आर है, ये ई आर, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ये के बराबर होता है। सो ई आर इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हम लोग उस वक्त डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कूलम्स लॉ के आधार पे एक कूलम कितना होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट आई विल राइट द डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन। वन कूलम is defined as the charge which when placed at a distance of 1 meter in the air or vacuum
from an equal and similar charge, repel it with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ये यूनिट चार्ज की डेफिनेशन है, यानी जब दो सिमिलर चार्जों को, समान और सिमिलर चार्जों को 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखा जाए तो वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन से रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे पे इतना रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, तब उसको हम यूनिट चार्ज बोलते हैं, एक कूलम बोलते हैं। सो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इस सब को 1 1 कीजिए, 1 1 1। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। सो ये, बट जो हमारा चार्ज है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? यहाँ पे चार्ज के टर्म में हमने डिफाइन किया कूलम को। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट है। सो नाउ वी विल डिफाइन 1 कूलम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। One coulomb is that quantity of charge which passes any section of a conductor per second when current of 1 ampere flows through it. That means 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 coulomb is equal to 1 ampere into 1 second. So coulomb, और इसका डायमेंशन a into t, ये a और टाइम का t। अगर किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश के परिमाण को हम 1 कूलम कहते हैं। ठीक है, अब ए करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिंग थ्रू ए कंडक्टर मींस 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। यानी अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास हो रहे हैं। तो एक चीज जो मैं वहां पे मिस कर गया था, जो परमिटिविटी का यूनिट के साथ साथ मैं डायमेंशन बताना भूल गया था। वैसे तो ये प्रॉपर चैप्टर 1 का है, 11th का जो चैप्टर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और डायमेंशंस जो आता है हम लोग लिखते हैं 11th का है, बट चूंकि ये 12th से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे पूछा जाता है, तो बता देता हूँ मैं एक बार। जो यूनिट होती है परमिटिविटी की वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो अभी अभी हमने निकाला था कूलम का ए इंटू टी। सो कूलम स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर मैंने लिख दिया है कूलम स्क्वायर की जगह पे, और फोर्स का होता है mlt-2 और मीटर स्क्वायर है तो L2 लिख दिया है मैंने। अब इसको ऊपर ले जाइए m-1 और L यहाँ पे 3 हो गया, ऊपर ले जाइएगा -3, और T ये इधर माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस T4 और A2 है। सो जो डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी और फ्री स्पेस E0 आएगा m-1 L-3 T का पावर 4 एंड A का पावर 2। इसी तरह यूनिट ऑफ K का यूनिट निकालने के लिए कूलम कांस्टेंट का, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है इसका। सो इसका डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे? फोर्स के जगह पे mlt-2 और m स्क्वायर के जगह पे L2 और कूलम स्क्वायर के जगह पे A स्क्वायर T स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन होता है ml3 T, ये ऊपर गया तो माइनस, सो T-4 और A-2, ये ऊपर गया तो A-2। सो ये, so this is all about Coulomb's law. Whatever we have studied so far in this lecture, we were only trying to find the magnitude of the force. As force is a vector quantity, we must find its direction as well. So in the next video lecture, we will be finding its direction and we will be writing the vector form of Coulomb's law, and we will be also discussing about superposition of forces, and then we will be comparing gravitational force with electrostatic force. So see you again in next video lecture. Thank you.